हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं CFA लेवल 1 की समरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स। FRA से ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एज यूजुअल हमने जितने भी समरी वीडियोस बनाए हैं ये उसी की तरह एंगेजिंग और आपके काम आने लायक वीडियो है। मेरा हमेशा आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, क्योंकि इस चैनल पे, हमारे दोनों चैनल्स पे, इनफैक्ट गौरव काबरा एज वेल एज एडिटर्स दोनों चैनल्स पे आपको CFA से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिलता है। एंड अभी तो हमने प्रण ले रखा है दैट पूरा लेवल 1 का समरी वीडियोस आप सबको अवेल करवाएंगे। सो यस, वी आर ऑन टू अवर वे एंड वी विल बी ग्लैड इफ यू ज्वाइन द जर्नी। सो अभी शुरू करते हैं अपने आज की इस रीडिंग को, और इस रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बड़ी रीडिंग है ये, लेकिन फिर भी समराइज अगर करने गया तो मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी छोटा हो गया। समरी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर आर सर्टेन टेक्निकल पॉइंट्स विच इज़ गोइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन। आपको काफ़ी समय लग सकता है उनको समझने में, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर में कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपका एक फाइनेंस बैकग्राउंड पहले से है, अगर आप कॉमर्स पहले से पढ़े हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो यू माइट हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम हियर। नॉनदलेस एवरीथिंग, एवरी सिंगल टाइम और एवरी सिंगल मिनट दैट यू स्पेंड हियर इज गोइंग टू बी वर्दी, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए लर्निंग आउटकम A से शुरुआत करते हैं। लर्निंग आउटकम A जो है उसमें प्राइमरीली हमें दो चीज़ों को पढ़ना था, और वो जो दो चीज़ें हैं उसमें से पहली चीज़ है कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। जब मैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ तो फिर आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यूज है। फर्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यूज। सो रेवेन्यूज बेसिकली क्या है, ऐसे देखा जाए तो चार कंपोनेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट इज रेवेन्यूज, देन इज एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस एंड नेट इनकम। रेवेन्यूज बेसिकली जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, देन दैट इज नोन एज रेवेन्यू। इसको हम सेल्स बोल दें, इसको हम टर्नओवर बोल दें, सारी बातें एक ही हैं। नटशेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, नटशेल में ये हो रहा है दैट आपका जो नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको अगर आप सेल कर रहे हो और वहां से अगर आपका कोई कलेक्शन आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, देन आई एम अ टीचर एंड CFA लेवल 1 का अगर मैं किसी भी बच्चे को वीडियो कोर्स एनरोल करवाता हूं तो फिर CFA लेवल 1 की जो मुझे फीस रिसीव होगी दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज माई रेवेन्यू। वाइल ऑन द कॉन्ट्रारी मैं पार्ट टाइम या फिर कह सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता हूं। सो अगर मैं कोई स्टॉक को बेचता हूं तो वो मेरी रेवेन्यू नहीं होगी, बिकॉज माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं सर्विस देता हूं, दैट सर्विस इज कोचिंग सर्विस और ट्यूशन सर्विस जैसा भी आप बोल लें। बट स्टॉक्स मेरा रोजमर्रा का काम नहीं है, दैट इज समथिंग आई डू ऑन नॉन ऑपरेशनल बेसिस, यानी कि वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आपको समझ के चलना होगा कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज में आप नॉर्मली डील करते हैं अगर उनको आप सेल करेंगे तो ही वो रेवेन्यू, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट अप इज एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली इस वीडियो के क्रिएशन को लेकर के फिर एडिटिंग एंड एडिटिंग के बाद में फाइनल फिनिश होकर के यूट्यूब पे आने का देयर आर प्लेंटी ऑफ कॉस्ट यार। अब वो कॉस्ट छोटे हो बड़े हो जो भी हो, बट कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। अब ऐसे कॉस्ट जो होते हैं उन कॉस्ट को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ये रेवेन्यू से लिंक्ड होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। जब रेवेन्यू से लिंक्ड होते हैं तब हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। जब रेवेन्यू से लिंक नहीं होकर के पीरियड से लिंक्ड होते हैं तब उसे हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। थोड़ी देर में इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, बट यस, दीज आर कॉस्ट विच आर इनकर टू मेक और जनरेट रेवेन्यूज। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सपेंसेस कैन बी ग्रुप्ड ऑन टू बेसिस। नंबर 1 बाय वे ऑफ नेचर, नंबर 1 बाय वे ऑफ फंक्शन। नेचर का एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, फंक्शन का एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इस पे एक आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिल जाएगा। Next up are gains and losses. Now this covers all the non-operating activities जहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। जैसे मैंने स्टॉक का जो एग्जांपल लिया था वो अब यहाँ पे एकदम एप्ट बैठता है। अगर मैंने किसी स्टॉक पे प्रॉफिट कमाया तो उसे मैं यहाँ पे कवर करूंगा इन द नेम ऑफ गेन्स, और वहीं पे अगर मुझे किसी स्टॉक में लॉस होगा तो मैं उसे कवर करूंगा एज लॉसेस।
सीधी सीधी बात है, ये रेवेन्यू में भी नहीं आएगा, एक्सपेंसेस में भी नहीं आएगा, रादर ये आएगा गेन्स एंड लॉसेस। एंड इसके पीछे का जो अंडरलाइंग लॉजिक है वो सिंपल सा लॉजिक है, दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड दैट इज व्हाई वी आर नेटिंग ऑफ आवर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इन कंसर्न टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उन सबको मिला के हम बोल रहे हैं गेन्स एंड लॉसेस। बेसिकली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा अगर आप कोई भी तरह से पैसे बनाते हो या गवाते हो तो फिर वो आएगा गेन्स एंड लॉसेस में। एंड फाइनली वी हैव नेट इनकम, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, गेन जोड़िए और लॉसेस माइनस कीजिए, यू विल गेट योर नेट इनकम। यानी ये बोलना गलत नहीं होगा दैट नेट इनकम विल कंप्राइज ऑफ योर प्रॉफिट्स फ्रॉम बोथ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो नेट इनकम विल इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. So these were the components of income statement, which was the first requirement in learning outcome A. The second requirement is about the presentation requirements, and this is very good, very important. Number one, single step. Number two is multi-step. अगर मैं single step की बात करूं तो यहाँ पे हम सारे revenues and expenses को एक ही बार में ग्रुप कर देते हैं, और अगर multi-step की बात करें तो हम बेसिकली अपने जो expenses और revenues हैं उनको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर वन इज डायरेक्ट, नंबर टू इज इनडायरेक्ट। अब जिन बच्चों ने कभी भी अकाउंट्स पढ़ा है अपने लाइफ में, कभी भी कॉमर्स में पढ़ाई की है, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो उनको बस ये बता देता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट अलग अलग बना रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट अलग अलग बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेप। और अगर आप एक ही फॉर्मेट में पूरा का पूरा पीएल अकाउंट बना रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग वगैरह सब इन्वॉल्व है एंड आपने ग्रॉस प्रॉफिट बीच में कभी कैलकुलेट नहीं किया, सो वो एक सिंगल स्टेप हो जाएगा। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मैं कह सकता हूं एक मिडिल सब टोटल है जो कि आपको आपके डायरेक्ट रेवेन्यूज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद मिलता है। जिनको फॉर्मूला जानना है वो होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। सो अगर आप सेल्स माइनस सीओजीएस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और उसको शो करते हैं सेपरेटली इन योर इनकम स्टेटमेंट, देन दैट बिकम्स अ मल्टी स्टेप फॉर्मेट, क्योंकि वहां पे आपने सीओजीएस और बाद बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके दिखाया है, दोनों को सब टोटल बनाई है, सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया है, तब वो मल्टी स्टेप है। और ऐसा अगर कुछ नहीं किया, आपने सीधा ये वाला तरकीब लगाया है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया, गेन जोड़ा, लॉस माइनस किया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो है सिंगल स्टेप मॉडल या सिंगल स्टेप प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन दो तरह की है, सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप। याद रखिएगा, इतना सही याद रखना है कि मल्टी स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों दिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग आउटकम बी एंड सी में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे पहला कॉन्सेप्ट जो बहुत सिंपल है वो है एक्रूअल मेथड। एक्रूअल मेथड बेसिकली एक फंडामेंटल अजम्पशन भी होता है, आपने लास्ट रीडिंग में पढ़ा होगा। तो फंडामेंटल अजम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि सर आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें जब आपने उसे अर्न किया हो, ना कि जब आपने उस पर कैश रिसीव किया हो। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे जब हम फीस चार्ज कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो फीस मान लो किसी स्टूडेंट को मैंने कोर्स तो प्रोवाइड कर दिया लेकिन आई हैव नॉट रिसीव्ड फीस, ठीक है। कोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड द स्टूडेंट हैज गॉट द राइट्स टू वॉच द कोर्स, लेकिन स्टूडेंट ने अभी तक कैश पे नहीं किया। सपोज करो उसकी कुछ पेमेंट्स बाकी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो कोर्स सेल किया था और फाइनेंशियल ईयर 1 में मुझे उसका कैश मिल रहा है, तो मुझे सेल कौन से साल में दिखानी चाहिए? तो इसका जवाब है आपको सेल दिखानी चाहिए जैसे ही आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी। यस, द ईयर इन विच कोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड दैट शुड बी द ईयर ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हेन यू हैव रिसीव्ड कैश अगेंस्ट योर सर्विसेज प्रोवाइडेड। बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने जब रेवेन्यू अर्न कर लिया, यानी कि सर्विस प्रोवाइडेड या फिर मैं कह सकता हूँ गुड्स प्रोवाइडेड, आपने जब ये काम कर दिया तो फिर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना चाहिए। अब आपको कैश मिला हो या नहीं मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। That is what accrual method is saying. Next is disclosure of revenue recognition policies. अब देखो अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग रेवेन्यू रिकॉग्निशन के नियम होते हैं।
बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब होता है कि हम सेल्स कब बुक करें, किस टाइम पे बुक करें। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज हो सकती है, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज का डिस्क्लोजर दिया जाए। ये डिस्क्लोजर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा। Then third point comes revenue recognition as per converse standards of IASB and FASB. This is very important area, but unfortunately just because this is a summary video, बहुत ज़्यादा इलांगेटेड एरिया था वो, उसको यहाँ पे स्किप किया गया है सेल्फ रीड करने के लिए। आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला जो कॉन्वर्स स्टैंडर्ड वाला एरिया है ज़रूर से एक बार पढ़ें। Next up is learning outcome D. Well, talking about learning outcome D here, then we are going to deal in two things. Number one, general principles. Number two, specific issues. अगर हम general principles की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम प्राइमरीली 3 मुद्दों पे बात करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक एंड इन्वेंट्री मेथड्स। अगेन जिनका अकाउंट से बैकग्राउंड है, अकाउंट्स पढ़ी हुई है, उनको यहाँ कुछ भी टफ नहीं लगेगा। जिनको नहीं पढ़ा उनको समझने की दरकार है। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये बताता है कि आप जिस साल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उस रेवेन्यू से संबंधित एक्सपेंसेस उसी साल रिकॉर्ड कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और प्रोडक्ट में सपोज करो मैंने 200 रुपए का खर्चा किया है प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन एट द ईयर एंड वो प्रोडक्ट बिका नहीं और वो अभी भी मेरे फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे ये बात समझने की है कि आपने जो खर्चा किया है उसके अगेंस्ट आपको कोई रेवेन्यू अभी आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सो बेसिकली ये खर्चा इस साल रिकॉर्ड करना आपको नहीं चाहिए। ये खर्चा तब ही रिकॉग्नाइज होगा जब आपने इसके अगेंस्ट या इसके मैं कह सकता हूं साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी की है। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस साल आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की उसी साल उसका खर्चा रिकॉग्नाइज कीजिए, नहीं तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को बेसिकली ब्रीच कर दोगे। नेक्स्ट अप इज पीरियोडिक कॉस्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद पीरियड नॉट विद प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल वुड बी रेंट्स। ठीक है, आप प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ रेंट तो लगेगा, तो जैसे ही आपका पीरियड ओवर तो आपका रेंट लग गया। सो ऐसे में इन खर्चों को हम कहते हैं पीरियोडिक कॉस्ट, और इनको तब के तब एक्सपेंस कर देना चाहिए जब पीरियड खत्म हो जाए। आपको इस चीज का वेट नहीं करना कि मेरा प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका, टाइम निकला आपको इसको रिकॉर्ड करना है। लास्ट वन इज इन्वेंट्री मेथड्स, जिसपे ऑब्वियसली एक पूरी सेपरेट रीडिंग आती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स कवर्ड नहीं है, जस्ट कुछ मेथड्स के नाम है, जैसे कि फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इन्वेंट्रीज पे एक सेपरेट पूरी रीडिंग है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स कवर करना जरूरी नहीं है, एंड ना बुक में है और ना इस समरी वीडियो में भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अप इज स्पेसिफिक इश्यूज। स्पेसिफिक इश्यूज में जैसे डाउटफुल डेट्स हैं, इनके लिए क्या करें? जब हमारा लॉस हो तभी हम अपना खर्चा रिकॉर्ड करें बुक्स में, या फिर में हमको यहाँ पे कर देना चाहिए डाउटफुल डेट्स के लिए पहले से प्रोविजन। तो देखो जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई सेल की है एंड आपको उस सेल के बदले ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका डेटर कुछ पैसा आपका डुबा दे, तो नियम मैचिंग कॉन्सेप्ट का आप लगाइए। और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई आपने सेल की है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेज हैं, उसको रिकॉर्ड कीजिए सेम ईयर में। सो बेसिकली जैसे ही आपने सेल किया और अगर आपको लग रहा है कि यार ये पैसे हो सकता है डूब जाएं, तो आप एक्चुअली उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सो that you can do. So if you are making that provision तो वो एकदम okay है, and you should actually provide for that what to say, for that loss well in advance revenue recognition के दौरान ही। Now this is also in line with conservatism और prudence concept which is obviously not covered here, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये चीज रिलेट करना आसान होगा। So ये एक डाउटफुल डेट के केस में होता है। The same thing happens for warranties as well. For example मैं एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं जब लैपटॉप बेचूंगा तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मुझे समझना चाहिए दैट व्हाट इज द चांस ऑफ अ वारंटी क्लेम, एंड उसके बेसिस पे मुझे वारंटीज के प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर देने चाहिए इनकम स्टेटमेंट में इन द सेम ईयर व्हेन आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय रेवेन्यू। गॉट द पॉइंट? यानी कि अब एक्चुअल में एक वारंटी क्लेम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोवाइड तो करना चाहिए फॉर वारंटीज इन द ईयर ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन।
And then we have two methods discussed for depreciation. Number one is straight line method, everybody knows about it. Number two is declining balance method, which is also popularly known as WDV method in India. लेकिन ये दोनों methods पे भी again एक proper separate reading आने वाली है, and that is why इस चीज को यहाँ पे ना book में cover किया गया है और ना ही इस वीडियो में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम ई, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में बात है. पहला मैटर है नॉन रेकरिंग आइटम्स. नाउ नॉन रेकरिंग आइटम्स में आपको नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि बिजनेस का वो हिस्सा जिसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, उनको किस तरह हम अपने बुक्स में प्रेजेंट करें. मैं समझाता हूं कैसे. सपोज करो आई हैव अ फैक्ट्री, ठीक है, और वो फैक्ट्री में मैं सोप, या ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास 2 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है. माई कंपनीज नेम इज सपोजेडली एनीथिंग, सपोज करो दार्जिलिंग सोप कंपनी. तो अब ऐसे में अगर मान लो मेरी कंपनी का नाम है दार्जिलिंग सोप कंपनी, मेरी कंपनी 2 फैक्ट्रीज चलाती है, उसमें से एक फैक्ट्री में बनती है सोप्स और एक फैक्ट्री में बनती है शैम्पूज, ठीक है. अब मान लो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे सोप्स नहीं बनाना, उसमें मेरे को कोई मार्जिन भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है, सो लेट्स क्लोज दिस डाउन. सो जब मैंने सोप्स को बंद किया तो ये हो गया डिसकंटिन्यूड बिजनेस. अब डिसकंटिन्यूड हो गया, लेकिन सपोज करो आपने जब डिसकंटिन्यू किया तब भी 2 या 3 महीने का आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज यहाँ पे करना है, ठीक है. सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब ये जो 2-3 महीने का आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको कैसे दिखाया जाए. बिकॉज अगर आपने इसको अलग से डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाया तो फिर हो सकता है लोग अगले साल भी ये उम्मीद लगाएं कि आपके सोप बिजनेस से आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ होगा. However, you want to keep it very clear by way of presenting discontinued operations in a separate way so that आपके जितने भी users हैं उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बॉस हमारा ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया. So don't expect these figures to be repeated again in the future years. Got the point? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं उनको सेपरेटली शो किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में. सेपरेटली शो करने का मतलब है हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस. एंड अब ये आता कहाँ है ये समझना बहुत जरूरी है. ये ऐसे लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस. अब ये आता कहाँ है, बहुत सिंपल है. आप पहले जैसे अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे बना लीजिए, नेट इनकम तक पहुंच जाइए फ्रॉम योर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. ऑब्वियसली जब आप नेट इनकम तक पहुंचे हैं तो आप आफ्टर टैक्स बेसिस पे ही पहुंचे होंगे. अब आपको क्या करना है, जब आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट या लॉस इसमें दिखाओगे तो उसको भी नेट ऑफ टैक्सेस शो कर देना, ठीक है. आपका नेट ऑफ टैक्सेस ही कंटिन्यूड ऑपरेशन आप शो कर दोगे जिसको हम नेट इनकम कहते हैं, और बाद में आप पीएल फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग से एक सेपरेट आइटम या एक सेपरेट लाइन में शो करोगे, एंड दैट शुड बी आफ्टर टैक्स बेसिस. So this is how you present discontinued operations. Extremely important and this information should be given to your users. इसलिए ये ऐसा होता है. लेकिन ये सेम काम unusual और infrequent items के साथ में नहीं होता, जिसे हम exceptional items भी कहते हैं. इन आइटम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दीज आर शोन एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अलग से प्रेजेंटेशन करने की दरकार नहीं होती है. नॉन रिकरिंग आइटम्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने जितना आपको बताया वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट्स बता दिया, लेकिन इफ यू वांट टू रीड इट इवन फर्दर तो आपको एक बार अपने रेफरेंस बुक से इसको ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी एरिया है एंड यू माइट रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ ग्रिप हियर. सो ये और पढ़िएगा, बट यस जो मेन मैटर है वो मैंने आपको बता दिया है. सो इस समरी को समरी के तौर पे ही लीजिएगा. एंड वैसे आज की क्लास में मैंने शुरुआत में ये बातें बोली नहीं, लेकिन अब बोल देता हूँ जो यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को, कि पहला ये वीडियोस ऑब्वियसली उनके काम आने वाला है जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, बस समरी के लिए वीडियोस देख रहे हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज़ फ्रूटफुल. एंड अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लग रहा है तो अभी भी मौका है, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को. एंड इसके अलावा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस सोच के साथ कि चलो एक बार ये देख लेते हैं बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, आई एम नॉट स्टॉपिंग देम, बट यू शुड बी वेरी ऑफ द फैक्ट दैट वी आर गोइंग वेरी स्पीडी, काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज अ समरी वीडियो. सो उस चीज़ को आप एक्नॉलेज करते हुए चलिएगा, ठीक है. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम हेयर, बट रीड इट विथ योर ओन व्हाट टू से योर ओन
डिस्क्रिशन, यस दैट्स द वर्ड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, क्रक्स में मैंने बातें लिख दी हैं। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव करते हैं, यानी कि आपने कोई मेथड बदला है, जैसे आप डेप्रिसिएशन पहले एसएलएम पे करते थे, अब आपका मन हो रहा है डब्ल्यूडीवी पे करेंगे, या फिर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते थे फीफो पे, अब आपका मन हो रहा है लीफो पे करेंगे। व्हेनेवर यू चेंज योर अकाउंटिंग मेथड्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज, देन दैट हैव टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। व्हेन आई टॉक अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इफेक्ट दिखाना होगा वो प्रायर ईयर्स में भी रीस्टेट कर करके दिखाना होगा। आपको ये मानना होगा कि ये इफेक्ट आज से नहीं, बहुत पहले से है, जब से मशीनरी है तब से है, या फिर जब से इन्वेंट्रीज है तब से है, एंड प्रायर सारे स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना पड़ेगा एंड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिखाना होगा। However, the same is not true for accounting estimates. Now, what are estimates? Estimate होते हैं जब आप SLM यूज करते हैं, तब आप एक रेट मेंशन करते हैं, करेक्ट? SLM at the rate 10% या WDV at the rate 10%। तो आप जो भी रेट मेंशन करते हैं, वो रेट बेसिकली एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होती है। थैंकफुली इन एस्टिमेट्स में बदलाव लाने से वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की दरकार नहीं होती। एंड फाइनली, अगर आप प्रायर पीरियड में कोई गलती करके आए हैं और आप उस एरर को सुधारना चाहते हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। सो दैट वाज अबाउट लर्निंग आउटकम ई। आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम एफ के बारे में, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पे। तो उसमें मैं बता दूं, आईएफआरएस उसके बारे में कोई खास आपको मेंशन नहीं करता। देयर इज नो डिस्टिंक्शन मेंशन्ड इन आईएफआरएस। सो बेसिकली कोई आइटम ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, इसका डिसीजन आप अपने जजमेंट से लीजिए। अगर आपको लगता है दैट एनी पर्टिकुलर आइटम इज रिलेटेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट इज ऑपरेटिंग। अगर लगता है नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो जाएगा। वहीं पे यूएस गैप में सीधा सीधा कहा है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन या फिर डिलीवरी से संबंधित बात कर रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग होगा, अदरवाइज बाद बाकी जितने भी आइटम है वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएंगे। ये भी कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेंशन किया है, कम से कम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कम से कम डिफरेंशिएट करके बताया गया है। आईएफआरएस में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन दिया हुआ ही नहीं है। सो दिस इज वन सच थिंग। नेक्स्ट अप इज डिस्क्लोजर ऑन नेट बेसिस। ये यहाँ पे बात बोली गई है कि आप चाहो तो अपनी इन्वेस्टिंग आइटम्स और फाइनेंस एक्टिविटीज को, इनको आप नेट बेसिस पे शो कर सकते हो, जैसे कि नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस को दिखाया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहो तो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये काम करना तभी अलाउड है जब फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये हो, और उस समय आप नेट बेसिस पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम जी एंड एच में आ जाते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स वेयर वी आर रीडिंग अबाउट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि कोई भी समरी वीडियो में प्रैक्टिकल्स कवर नहीं करता मैं, बिकॉज फिर वो समरी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे मैं आपके लिए रूल सेट ला रहा हूँ कि किस तरह हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं, भले ही वो बेसिक ईपीएस हो या डाइल्यूटेड ईपीएस हो, एंड यू कैन सी द स्टेप्स हियर। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह की है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे आपकी कोई पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज हो आपके पास में, जैसे और साधारण शब्दों में कहूं तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। सो बेसिकली इफ यू हैव कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो और इन योर बैलेंस शीट, देन यू विल ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर नहीं है कोई कन्वर्टिबल, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब आप बेसिक ईपीएस से काम चलाइए। तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज जो हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक ईपीएस है। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला दिया हुआ है, टेक नेट इनकम, उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड्स माइनस कर दीजिए एंड नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग निकाल लीजिए। अब मैं बता दूं, ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना अपने आप में एक प्रैक्टिकल है, और पूरा ईपीएस कैलकुलेट करना भी अपने आप में एक प्रैक्टिकल है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड लॉट्स ऑफ आई वुड से प्रैक्टिस हियर। डरिएगा मत, प्रैक्टिस से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। थर्ड पॉइंट विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मेक्स द प्रॉब्लम एक्चुअली अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, वो ये है कि स्टॉक स्प्लिट्स और स्टॉक डिविडेंड्स का किस तरह से हम एप्लीकेशन करेंगे व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग ईपीएस। तो भाई उसको रिट्रोस्पेक्टिव मानेंगे, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से उसको हम लोग इफेक्ट देंगे। ये बात समझने की है। गॉट द पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करके ऐड किया गया है और यहाँ पे स्टार लगाया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ कन्वर्टेबल पोर्शन वाला जो इंटरेस्ट है उसको ऐड किया गया है। सिमिलरली यू आर डिडक्टिंग your total preference dividend but adding back the preference dividend which is belonging to the convertible preference shares। तो यहाँ पे काफी सारी यहाँ एडजस्टमेंट हो रही है। I cannot give you full idea but आपको डिविडेंड ईपीएस के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया पहले से है तो आई एम श्योर कि आपको रिकलेक्शन करने में यहाँ पे फायदा हुआ होगा। एंड नीचे ऑब्वियसली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्टेबल शेयर्स। वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द कन्वर्टेबल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड इफ दैट हैपेंस देन दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर सेक्शन। ओके, नंबर टू पॉइंट टॉक अबाउट कि यहाँ पे डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज को हम कंसिडर करेंगे, कोई नई बात नहीं है। और स्टॉक ऑप्शंस के केस में हम ट्रेजरी मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो नेट शेयर्स एडेड हम लोग के डिनोमिनेटर में रहते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्रिएटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस तो हम लेते ही हैं और साथ ही साथ हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑप्शंस एक्सरसाइज किए गए होंगे वहाँ से जो आपको पैसे मिले हैं उन पैसों से हमने अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर लिया। सो टेक्निकली आप जब शेयर्स एडेड करोगे तो उसमें से कोई एक आइटम माइनस भी होगा, छोटा सा, वो वाला आइटम होगा जो आप अज्यूम करोगे दैट यू हैव रीपरचेज्ड फ्रॉम योर प्रोसीड्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड फाइनली लास्ट टू लर्निंग आउटकम्स आर लर्निंग आउटकम आई एंड जे। कॉमन इनकम स्टेटमेंट क्या होता है या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है। अगर मैं एक बहुत लार्ज कंपनी को अगर एक बहुत स्मॉल कंपनी से कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन देख करके ऑब्वियसली आप हो सकता है बायस डिसीजन दो। जैसे कि एग्जांपल, अगर लार्ज कंपनी है उसका 2000 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, एंड स्मॉल कंपनी का सिर्फ 20 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ऐसे में मैं बोलूंगा विच वन इज अ बेटर कंपनी, तो आप बोलोगे लार्ज कंपनी इज बेटर। बट इस तरह से काम नहीं होता। वी नीड टू चेक द एफिशिएंसी, वी नीड टू चेक द पोटेंशियल, वी नीड टू चेक लॉट मोर पैरामीटर्स। तो उनको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको इनका जो फर्क है ना वो खत्म करना पड़ेगा। वो फर्क है साइज का, और इस साइज को खत्म करने के लिए हम बनाते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स, जहां पे हम सारे इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को वैल्यू में नहीं रिप्रेजेंट करके परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेंशन करते हैं। यानी कि अगर आप रेवेन्यू को खुद को मेंशन करोगे तो उसको लिखोगे 100%, सीओजीएस को लिखोगे मे बी 80%, 60%, 40%, जो भी जैसा भी आएगा। सो बेसिकली सारे आइटम्स को रेवेन्यूज के नजरिए से देखना है और परसेंटेज टर्म्स में समझाना है। इसके अलावा ऑब्वियसली ऐसा करने से आपकी कंपनी की जो साइज का इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन। बहुत ही सिंपल है, यू नीड टू टेक योर प्रॉफिट्स इन द टॉप एंड यू नीड टू टेक सेल्स इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑल द टाइम। So that is how you calculate income statement ratios. And finally OCI items total, ये 4 items हैं और इसको प्लीज रट्टा मार लीजिए, ये लेवल 2 में मे भी काम आएगा, पर अभी के तौर पे आपको सिर्फ याद रखना है कि which transactions are actually OCI transactions as per both IFRS and US GAAP, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब से आपके OCI items हैं, OCI transactions हैं, तो आपको इनको मास्टर करना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। So that is it. I think yes, the video is over and thank you for watching this video. आपको definitely channel को subscribe करने को consider करना चाहिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है। Like, share and comment on this video. And most importantly, if you are looking for some important लिंक्स सच एज वीडियो कोर्स को कैसे एनरोल करना है या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो कोर्स को कैसे एनरोल करना है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज। सो दैट्स इट। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जब एक और FRA की रीडिंग को मैं आप सबके सामने समराइज करूंगा। दैट्स इट। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।